दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। साथियों, आखिर वही बात हुई जिसका डर था। और डर इस बात का था कि ये जो चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व ने इस बार बड़ा फूक फूक के कदम रखा था कि कांग्रेस नेतृत्व चाहता था कि ये जो चुनाव है, ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी ना ये चुनाव बन जाए। लेकिन अक्सर वही हुआ। चुनाव का दूसरा चरण कंप्लीट होते होते ये चुनाव पूरी तरह से नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी बन गया। और कांग्रेस नेतृत्व ने वो भूल कर दी है कि जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और जब तक वो समझेंगे कि उन्होंने ये क्या कर दिया, उनके पांव के तलों से जमीन खिसक चुकी होगी। बहरहाल, इन चुनावों में वैसे भी कांग्रेस के पास करने को कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत कांग्रेस खेल रही थी, अब उसकी भी पूरी की तरह से पूरी बाजी पलट चुकी है। हुआ यूं कि यदि आप देखिए, जब 2019 का लोकसभा चुनाव मुहाने पे था, तो उस चुनाव में कांग्रेस ने एक निर्णय लिया था। और कांग्रेस के जो नेता थे राहुल गांधी, उन्होंने एक निर्णय लिया था, उनकी पार्टी ने एक निर्णय लिया था कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के समक्ष खड़ा किया जाए। और इस प्रकार से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए, बताया जाए कि राहुल गांधी भी एक पीएम मटेरियल कैंडिडेट हैं। और उस समय वस्तुतः परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थी। 2017 में जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के वो अध्यक्ष बनाए गए, और अध्यक्ष बनने के बाद पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने यह तैयारी कर ली कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा किया जाएगा, देश के सामने एक प्रधानमंत्री का चेहरा दिया जाएगा। और उस समय कुछ स्थितियां भी ऐसी थी कि 2017 के उस चुनाव में, जब 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो 3 प्रदेशों में सरकारें थी, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और यहां तक कि 2017 में जो गुजरात के चुनाव हुए थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत तो गई थी, लेकिन काफी कशमकश उन चुनावों में रही। और उसके बाद यकायक कांग्रेस में एक ऐसा उत्साह आया, और कांग्रेस को यह लगा कि अब राहुल गांधी को एक पीएम मटेरियल के रूप में पूरे देश में प्रस्तुत किया जाए, और जो एक वैक्यूम है उसे भरा जाए, और यह कहा जाए कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। और उन्हें एक तरह से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पेश किया गया। और यहां तक आपको उस समय याद होगा कि उस समय जो एक नारा राहुल गांधी ने दिया था, क्योंकि उस समय कोई मुद्दा था नहीं, कांग्रेस पार्टी मुद्दावहीन थी, और एक नारा उस समय एक राफेल की जो डील हुई थी। हालांकि ये जो डील थी, सभी जानते हैं कि ये डील कांग्रेस के ज़माने से डील थी, लेकिन वो कुछ जिसे कहते हैं कि अपने अपने निजी इंटरेस्ट थे, कमीशन बेसिस के ऊपर ये डील रोकी गई। और उसके बाद ये 2 देशों के बीच ये डील हुई। उस राफेल समझौते को लेके कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी ने उसे एक मुद्दा बनाया। और आपको याद होगा कि उन्होंने पूरे अपनी जनसभाओं में अक्सर ये बात कही कि चौकीदार चोर है। वो यहाँ भी जाते थे, इस नारे को बड़ा जोर शोर से उठाते थे कि चौकीदार चोर है। हालांकि ये अभी एक बात है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कुछ लोगों ने इस नारे का विरोध किया था। ये बात पूरे प्रेस में आई थी, और उसमें ये कहा गया था कि राहुल गांधी को कहा गया था कि आप इस तरह का नारा नहीं लगाइए, क्योंकि यहाँ देश का जनमानस इस बात को कभी नहीं, कतई नहीं स्वीकार करेगा कि देश का चौकीदार चोर है। हम किसी और मुद्दे लेके भी चुनाव में जाएंगे, लेकिन ये नारा कहीं देखना हमें बैकफायर ना कर जाए। और वस्तुतः वही बात हुई, और इस नारे ने बैकफायर किया। राहुल गांधी कहीं कोई चुनौती खड़ी ना कर पाए, और वस्तुतः वो जो चुनाव था, आपने देखा 543 में से लगभग 52, ओनली 52 सीट्स वो कांग्रेस लेके आई। और उसके बाद राहुल गांधी ने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया। और इस बार ये जो 2024 का ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने ये रणनीति बनाई कि राहुल गांधी को छुपा के रखा जाए, किसी भी तरीके से राहुल गांधी को इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया जाए कि वो नरेंद्र मोदी के समक्ष नहीं उन्हें उतारा जाए। और कहीं भी इस प्रकार का ये आभास नहीं जाना चाहिए कि राहुल गांधी इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे या विपक्षी अलायंस का एक चेहरा होंगे, और वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। और यहाँ तक कि आपने देखा, जब इनका सो कॉल्ड जो इंडिया अलायंस बना, उसमें भी इस बात की पूरी तरह से इस बात पे जोर दिया गया कि राहुल गांधी को किसी भी तरह से ये जो इंडिया अलायंस है इसका संयोजक ना बनाया जाए, किसी भी प्रकार की उन्हें प्रमुख जिम्मेवारी इस इंडिया अलायंस में नहीं दी जाए। और वस्तुतः हुआ भी ऐसा। बहरहाल, वो एक अलग बात है कि वो नीतीश कुमार को बनाया गया। बाद में नीतीश कुमार वो सब छोड़ छाड़ के वापस एनडीए में आगे, जब उन्हें उस गठबंधन की सच्चाई का पता चला, तो वो वापस, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वापस वो एनडीए अलायंस में आ गए।
लेकिन उसके बाद ये जो जब सारा चुनाव धीरे धीरे आगे चलने लगा और राहुल गांधी जिस चुनाव में जिस प्रकार से वो मुद्दे उठाते रहे, और मुद्दे भी वो इस तरह से उठाते हैं क्योंकि राहुल गांधी के कौन सलाहकार हैं, किन से वो सलाह लेते हैं, ये अभी तक ये चीज़ें अभी तक भी छिपी हुई हैं कि ये भविष्य की गर्त में छिपी हुई, कौन उनके सलाहकार हैं। अब वो एक मुद्दा लेके आए हैं कि जातीय जनगणना। वो कहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता आनंद शर्मा, उन्होंने कहा देखिए मैं जातीय जनगणना का विरोध करता हूं, हमारी पार्टी कांग्रेस विरोध करती है। श्रीमती इंदिरा गांधी और नेहरू के ज़माने से हम एक नारा देते थे कि ना जात पे ना पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, और कहाँ ये जातीय जनगणना। और उसके बाद भी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे हम जातीय जनगणना कराएंगे, और उसके बाद भी हम जो जितनी भी संपत्ति है, जितने लोगों की संपत्ति है, उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि किसी फलां व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, और यदि किसी का कुछ ऐसा पाया जाता है तो हम जो जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा संपत्ति होगी और उस संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बंटवारा किस तरीके से किया जाए, और ये बात उन्होंने अपने सलाहकार खास सलाहकार सैम पित्रोदा, जो जिसे आप जानते हैं सैम पित्रोदा, जो राहुल गांधी के एक खास सलाहकार हैं, विदेशों में जितने भी दौरे होते हैं वो राहुल गांधी के साथ ही रहते हैं। राहुल गांधी के जितने भी दौरे होते हैं सैम पित्रोदा ही उन्हें ऑर्गेनाइज कराते हैं। और उन्होंने विदेश में बैठ कर ये बात कही कि देखिए इस प्रकार का जो संपत्ति का बंटवारा जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, अमेरिका में भी है, उसी पैटर्न का एक टैक्स भारत में भी होना चाहिए। जब इस बात की घोषणा की गई और राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ये सब भूल गई कि उनका पाला किस व्यक्ति से पड़ा है। उनका पाला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पड़ा है, जो हर विषय पे बड़ा स्टीक बोलते हैं, बड़ी जानकारी के साथ बोलते हैं। और नरेंद्र मोदी ने इनके इस इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर ऐसा मंगलसूत्र का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चला उन लोगों के जनमानस में। वो इस बात को इस मुद्दे को लेकर वो जनमानस के बीच में चले गए और उन्होंने इस प्रकार इस मुद्दे को उठाया कि उन्होंने कहा कि देखिए ये सरकार कांग्रेस कहती है कि यदि हम सत्ता में आएंगे आपकी संपत्ति का एक हिस्सा सरकार को देंगे, इस प्रकार के टैक्सेस लगाएंगे, आपके पास कितना सोना है उसकी जांच करवाएंगे। और ये जो सब चीज़ें जब भारतीय जनमानस के पटल पे उन्होंने लाई और लोगों ने इस मुद्दे के ऊपर अपना रिस्पॉन्ड किया, तो तब कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ। और उसके बाद श्रीमती जो प्रियंका गांधी वाड्रा है उन्होंने प्रेस में स्टेटमेंट दिया, देखिए जी मेरी दादी ने जो देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया। और इस सारे मुद्दे के ऊपर कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती हुई दिखाई दी। और उसके बाद भी देखिए अब राहुल गांधी का जो दूसरा मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो वो संविधान को बदल देगी, वो संविधान को बदल देंगे, अपने हिसाब से संविधान को चलाएंगे। और उसके एवज में जब नरेंद्र मोदी ने इसका रिस्पॉन्ड बड़ी जनसभाओं में किया, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी तो क्या, अगर बाबा साहब की आत्मा भी इस धरा पे आ जाए तो वो भी संविधान को बदल नहीं सकती। और दूसरी तरफ यदि हम तथ्यों के हिसाब से बात करें, 6 साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आप कार्यकाल ले लें और 10 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यकाल लेंगे, 16 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से कभी भी संविधान से छेड़छाड़ नहीं की है। जबकि कांग्रेस का आप कार्यकाल देख ले, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके श्रीमती इंदिरा गांधी और इनके जो दूसरे वारिस थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के सुपुत्र, इन तीनों ने अपने कार्यकाल में संविधान के मूल प्रारूप से छेड़छाड़ की और संविधान में बदलाव किए हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड ये सारी चीजें हैं। राजीव गांधी ने 11 बार संविधान में बदलाव किया और इनका हाल ही में उनका एक वीडियो भी आप देख रहे हैं, वो पब्लिक सरफेस में काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे संविधान बदलने के लिए भी क्योंकि उनके पास 400 से ज़्यादा का बहुमत था, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सहानुभूति की लहर में वो जीत के आए थे और उन्होंने कहा था कि यदि मुझे संविधान को भी बदलना पड़े तो मैं वो भी बदलूंगा। एक ऐसा वीडियो इस समय आप देख भी रहे हैं। तो बहरहाल इस प्रकार का ये जो कर रहे हैं। और दूसरे प्रकार जब नरेंद्र मोदी ने सारे मुद्दों को लेके वो जनता के बीच में गए तो राहुल गांधी को इस मुद्दे पे भी बैकफुट पे जाना पड़ा। और हाल ही में आपने देखा कि एक जिसे कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह का एक मॉर्फ वीडियो इस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, इनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने, और इनके तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसे अपने ट्विटर हैंडल में डाला, जिसमें एक अमित शाह ये कह रहे हैं कि यदि हम आएंगे तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे, हम इस देश में जो आरक्षण की व्यवस्था उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि जब अब अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पुलिस का दरवाजा
दरवाज़ा खटखटाया है और जो उनका रियल वीडियो है, जो सच में उन्होंने बात कही है, उस वीडियो को उन्होंने पब्लिक डोमेन में शेयर किया है। और अब उस सारे मुद्दे के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है और इस सारे विषय के ऊपर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को नई दिल्ली में तलब भी किया गया है। नई दिल्ली पुलिस ने उन्हें तलब भी किया गया है। बहरहाल ये सारी बातें ये थी कि यही वो डर था कि ये कांग्रेस पार्टी यही एक वो डर था कि कहीं वो चाहती थी कि ये चुनाव जो है राहुल गांधी नरेंद्र मोदी ना हो, लेकिन राहुल गांधी ने वस्तुतः इस प्रकार के वो स्टेटमेंट्स देते हैं, उन्हें ये भी खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं और ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन्हें नरेंद्र मोदी ने हाथों हाथ लपका और इस चुनाव की पूरी दिशा ही मोड़ दी। देखिए, यदि आप देखें नॉर्थ ईस्ट या दक्षिण की जितने भी राज्य हैं वहां पे चुनाव लगभग पूरे हो चुके हैं। अब मुख्यतः जो बैटल है, जिसे कहते हैं हॉट बैटल है, वो उत्तर भारत में है और उत्तर भारत ही एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, सीधी लड़ाई है। और इस लड़ाई में राहुल गांधी ने इस प्रकार अपने आप को नरेंद्र मोदी के समक्ष खड़ा करने की कोशिश की और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने उनके मुद्दों, उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया और तथ्यों के साथ खारिज किया, अब राहुल गांधी के लिए कोई जगह ही नहीं बनती कि वो किस तरह से उन्हें आर्ग्यू करे। और हाल ही में जो राहुल गांधी ने एक और जो स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा जी देखिए, जो राजा महाराजा होते हैं वे जो आते थे और जमीन को उठा के ले जाते थे। ये स्टेटमेंट मेरी भी समझ से परे है कि जमीन को उठा के राजा महाराजा कहाँ ले जाते थे और वो दलितों और उनके साथ अत्याचार करते थे। देखिए, और नरेंद्र मोदी ने भरी जनसभा में इस मुद्दे को भी राहुल गांधी को चुनौती देते हुए ललकारा। उन्होंने कहा देखिए, अगर राहुल गांधी को दलितों या पिछड़ों की इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने आज़ादी के 17 वर्षों तक जम्मू कश्मीर के जो पिछड़ा वर्ग था, जो अति पिछड़ा वर्ग था, उनको आरक्षण की व्यवस्था से उनके जो राइट्स थे उनसे क्यों महरूम रखा? आखिर क्यों उन्होंने धारा 370 और 35A के प्रारूप को खत्म क्यों नहीं किया, अगर वो इतने ही तेजी थे? और दूसरा उन्होंने कहा देखिए, राजा महाराजों की यहाँ तक बात है तो उन्होंने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ग्वालियर के महाराज और राजा, ग्वालियर के महाराज और कितने राजघरानों का नाम दिया उन्होंने। जो ग्वालियर के महाराज थे राजा वाडियार, उनका भी उन्होंने उल्लेख किया, जिन्होंने संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश में जिन्हें पढ़ने के लिए भेजा था, उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। खैर, इन तथ्यों के साथ जो एक नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने पूरी तरह से राहुल गांधी पे हल्ला बोला और चुनाव को उसी दिशा में मोड़ दिया है जिस दिशा में कांग्रेस चाहती नहीं थी कि चुनाव मुड़े, और कांग्रेस अब उसी चुनाव में मुड़ गया है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। और यदि आप देखते हैं, जब इस तरह का आमने सामने का मुकाबला होता है तो नरेंद्र मोदी का जो स्ट्राइक रेट है वो 90% से ऊपर ही जाता है। और सबसे बड़ी बात ये जो देखने वाली है कि नरेंद्र मोदी से उनकी जो भाषण शैली है, वो अपनी भाषण शैली से इस देश के आम जनमानस के साथ एक कनेक्ट करते हैं, वो जनता से सीधा संवाद करते हैं। और राहुल गांधी इन सब चीज़ों में बड़े पीछे हैं। अभी उन्हें राजनीति में, वो तो कहते हैं कि चिर युवा, लगभग 53 वर्षीय वो एक भारतीय राजनीति के एक चिर युवा हैं जिन्हें बार बार लॉन्च करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लॉन्च वहीं धरा का धरा रह जाता है। और गाहे बगाहे राहुल गांधी ऐसी गलतियां कर देते हैं, वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि वो जो समूची कांग्रेस पार्टी की जो वो गले की फांस बन जाती है। और बहरहाल अभी ये चुनाव, जो दो चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और ये चुनाव अब बड़े ही रोचक स्थिति में पहुंच चुका। और ये चुनाव, वो कहते हैं ना कि वही बात हो गई जिसका डर था, वही बात हो गई। और बात वही होगी कि ये चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी पे आगे अब अटक गया है। अब आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि जब राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी ये चुनाव अटका है तो इस चुनावों का क्या परिणाम होगा। बहरहाल ये था हमारा आज का इस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताएं। और जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमें ये ताकत मिलती है कि हम किसी और वीडियो को एक नई रिसर्च के साथ, एक नए मुद्दों के साथ आपके समक्ष आएँ। इन्हीं बातों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की